इस खंड के अंतिम भागों में हमने इस बारे में बात की कि वैश्वीकरण समाज, संस्कृति और अर्थव्यवस्थाओं को कैसे प्रभावित करता है। हमने संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमों पर भी गौर किया और यह भी देखा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियम पारंपरिक और देशी ज्ञान को कैसे प्रभावित करते हैं। हमने सीखा कि कैसे वैश्वीकरण दुनिया भर में विकास को बदल रहा है। व्यापार देशों के भीतर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकास के लिए वास्तव में महत्वपूर्ण है। आजकल व्यापार में केवल सामान ही नहीं, बल्कि सेवाएं, कला, संगीत और भी बहुत कुछ शामिल है। दुनिया भर में व्यापार में मदद करने के नए तरीके हैं। इन व्यवस्थाओं में शामिल कुछ बड़े संगठन WTO, गट और गेट्स हैं। अब हम इस बारे में बात करेंगे कि विकासशील देशों के लिए इसका क्या मतलब है। सबसे पहले हम देखेंगे कि सामाजिक विकास, वैश्वीकरण और व्यापार समझौते कैसे जुड़े हुए हैं। हम WTO और GATT का एक त्वरित अवलोकन देंगे, जिसमें उनका इतिहास, वे क्या करते हैं, उनके सिद्धांत और उनका दायरा शामिल है। हम गट, गेट्स और ट्रिप्स के विषयों को भी कवर करेंगे और वे क्या शामिल हैं और इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। हम व्यापार उदारीकरण पर बढ़ते फोकस और यह सामाजिक विकास को कैसे प्रभावित करता है, इस पर चर्चा करने में कुछ समय बिताएंगे। सामाजिक विकास, वैश्वीकरण और व्यापार समझौते। 1980 के दशक के अंत और 1990 के दशक की शुरुआत में दुनिया कुछ महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तनों से गुजरी। इनमें बढ़ता वैश्विक संबंध, संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमों की शुरुआत, सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों ICT में बड़ा विस्तार, पैसा बनाने पर अधिक ध्यान, विकास के बारे में हमारी सोच में बदलाव, सिर्फ अर्थव्यवस्थाओं को बड़ा बनाने से लेकर लोगों के जीवन को बेहतर बनाने तक शामिल हैं। बेहतर और दुनिया भर में लोगों और धन की बहुत अधिक आवाजाही। इन सभी चीजों ने प्रभावित किया कि विकास कैसे होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं के टूटने और बाजारों के अधिक महत्वपूर्ण हो जाने के बाद विकास के काम करने के तरीके को बदलने पर जोर दिया गया। विश्व व्यापार संगठन, व्यापार और टैरिफ पर सामान्य समझौता GATT और सेवाओं में व्यापार पर सामान्य समझौता GATS के गठन के साथ साथ 1995 का सामाजिक विकास शिखर सम्मेलन इसका एक बड़ा हिस्सा था। 1997 में विश्व विकास रिपोर्ट में निवेश और विकास के लिए चीजों को और अधिक स्थिर बनाने की कोशिश करने की बात कही गई थी। इस सब के पीछे एक बड़ा विचार बाजार को बढ़ने से रोकने वाली किसी भी चीज से छुटकारा पाना था, जिसके बारे में सोचा गया था कि इससे सभी के लिए बेहतर विकास में मदद मिलेगी, चाहे वे कहीं भी रहें। आइए देखें कि 1995 के सामाजिक विकास शिखर सम्मेलन ने मुक्त व्यापार के लिए कैसे तर्क दिया। यह शिखर सम्मेलन कोपेनहेगन में हुआ था, जब वैश्वीकरण और संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम बड़े विषय थे और संयुक्त राष्ट्र की 50वीं वर्षगांठ से ठीक पहले। वहां सभी नेताओं ने सामाजिक विकास पर ध्यान केंद्रित करने और उन लोगों की मदद करने का वादा किया जो आम तौर पर पीछे रह जाते हैं। विकास को लोगों और शांति के बारे में अधिक बताया जाएगा। शिखर सम्मेलन में सभी नेता इस बात पर सहमत हुए कि सामाजिक विकास और निष्पक्षता के लिए स्थिर आर्थिक विकास की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि वैश्वीकरण, जो अधिक लोगों के घूमने फिरने, बेहतर संचार, अधिक व्यापार और धन के अधिक मुक्त प्रवाह के बारे में है, अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ने और विकसित होने में मदद कर सकता है, खासकर गरीब देशों में। लेकिन उन्होंने यह भी माना कि विश्व अर्थव्यवस्था में ये सभी बदलाव इस बात को प्रभावित कर रहे हैं कि हर जगह विकास कैसे हो रहा है। चुनौती यह पता लगाने की है कि लोगों पर पड़ने वाले किसी भी बुरे प्रभाव को कम करते हुए इन परिवर्तनों का अधिकतम लाभ कैसे उठाया जाए। शिखर सम्मेलन ने एक दूसरे का समर्थन करने के लिए आर्थिक,
सांस्कृतिक और सामाजिक नीतियों के सम्मिश्रण के महत्व पर जोर दिया और स्वीकार किया कि कैसे सार्वजनिक और निजी गतिविधियां एक दूसरे पर निर्भर करती हैं। इसमें यह भी कहा गया कि नई सूचना प्रौद्योगिकियों और दृष्टिकोणों का उपयोग करने से सामाजिक विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिल सकती है, खासकर गरीबी में रहने वाले लोगों के लिए, और इन प्रौद्योगिकियों तक पहुंच सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया। सामाजिक विकास के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए शिखर सम्मेलन ने विभिन्न प्रतिबद्धताएं व्यक्त की। सबसे पहले, राष्ट्रीय स्तर पर सभी राज्यों ने जीवंत, खुले और मुक्त बाजारों को बढ़ावा देने का संकल्प लिया। उन्होंने विफलताओं को रोकने, स्थिरता और दीर्घकालिक निवेश सुनिश्चित करने, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा और नैतिक व्यवहार को बढ़ावा देने और आर्थिक और सामाजिक प्रगति को सिंक्रनाइज करने के लिए आवश्यक होने पर बाजारों में हस्तक्षेप की आवश्यकता को भी पहचाना। इसमें गरीबी और वंचित लोगों, विशेषकर महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कार्यक्रम लागू करना शामिल है, जिससे उन्हें अर्थव्यवस्था और समाज में पूरी तरह से भाग लेने में सक्षम बनाया जा सके। UN 1995। उस समय ये नेता वैश्विक आर्थिक माहौल को बेहतर बनाने के लिए नीतियों को बढ़ावा देने और लागू करने पर भी सहमत हुए थे। इसमें बड़ी आर्थिक नीतियों पर एक साथ काम करना, व्यापार को आसान बनाना और नया और अतिरिक्त धन प्रदान करना शामिल है जो सतत विकास के लिए पर्याप्त और अनुमानित है। उन्होंने यह सुनिश्चित करने का भी वादा किया कि इस धन का उपयोग ऐसे तरीके से किया जाए जिससे विकास में मदद मिले और विकासशील देशों को बाजार, निवेश और प्रौद्योगिकी तक उचित पहुंच मिल सके। उन्होंने कहा कि वे अपनी अर्थव्यवस्थाओं को बदलने वाले देशों की जरूरतों पर भी विचार करेंगे। एक अन्य समझौते में उन्होंने दीर्घकालिक आर्थिक विकास और रोजगार सृजन का समर्थन करने, व्यापार और निवेश को आसान बनाने, आर्थिक नीतियों पर मिलकर काम करने का वादा किया। वे साझा करेंगे कि नौकरियां पैदा करने और बेरोजगारी कम करने में क्या काम आता है। वे सामाजिक लक्ष्यों और अच्छी विकास योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए व्यापार और निवेश को आसान बनाने के साथ साथ शिक्षा और लोकतांत्रिक प्रणालियों के निर्माण को प्राथमिकता देते हुए संरचनाओं को समायोजित करने के लिए घरेलू नीतियों को क्रियान्वित करने पर भी सहमत हुए। 21वीं सदी में विकास के बारे में बातचीत में यह सुनिश्चित करना वास्तव में महत्वपूर्ण है कि लोगों का जीवन बेहतर हो। कुछ लोग सोचते हैं कि बाजारों को अधिक चीजों पर नियंत्रण रखने और बिना किसी सीमा के व्यापार का विस्तार करने से इसमें मदद मिल सकती है। WTO जैसे संगठन अपने व्यापार सौदों और वार्ताओं के साथ शक्तिशाली देशों द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए निगरानी की जाती है कि हर जगह व्यापार बढ़े। लेकिन क्या ये संगठन विकासशील देशों की सामाजिक जरूरतों के साथ बाजार की जरूरतों के बीच संतुलन बना सकते हैं? उनकी सीमाएं क्या हैं? आइए इन सवालों पर गौर करें। चिंतन और कार्य 23.1 सामाजिक विकास शिखर सम्मेलन 1995 का उद्देश्य क्या था? संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम और मुक्त व्यापार के मुद्दे इसके साथ किस प्रकार जुड़े हुए हैं? शीर्षक 1995 के सामाजिक विकास शिखर सम्मेलन पर चिंतन, संरचनात्मक समायोजन और मुक्त व्यापार को संबोधित करना। परिचय 1995 का सामाजिक विकास शिखर सम्मेलन एक महत्वपूर्ण आयोजन था जिसका उद्देश्य सामाजिक विकास, गरीबी उन्मूलन और आर्थिक न्याय से संबंधित वैश्विक मुद्दों को संबोधित करना था। कोपेनहेगन, डेनमार्क में आयोजित इस शिखर सम्मेलन में सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देने और सभी के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए दुनिया भर के नेता एक साथ आए। शिखर सम्मेलन के केंद्र में सामाजिक विकास पर संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमों SAP और मुक्त व्यापार नीतियों के प्रभाव पर चर्चा हुई। सामाजिक विकास शिखर सम्मेलन 1995 का उद्देश्य 1995 में कोपेनहेगन में
आयोजित सामाजिक विकास शिखर सम्मेलन का प्राथमिक उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के विश्व सामाजिक विकास शिखर सम्मेलन में उल्लिखित सामाजिक विकास लक्ष्यों के प्रति अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की प्रतिबद्धता की पुष्टि करना था। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन, पूर्ण रोजगार और सामाजिक एकीकरण को सतत विकास के आवश्यक घटकों के रूप में संबोधित करना था। प्रमुख लक्ष्यों में से एक उन रणनीतियों और नीतियों को विकसित करने के लिए राष्ट्रों के बीच बातचीत के लिए एक मंच तैयार करना था जो वैश्विक स्तर पर सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा दे। शिखर सम्मेलन ने आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक विकास के मुद्दों को संबोधित करने के महत्व पर जोर देने की मांग की, यह मानते हुए कि सतत विकास को वास्तव में प्रभावी होने के लिए दोनों पहलुओं को शामिल करना चाहिए। संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम एसआरपी और मुक्त व्यापार। संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम एसआरपी और मुक्त व्यापार नीतियां 1995 के सामाजिक विकास शिखर सम्मेलन की चर्चाओं और परिणामों से निकटता से जुड़ी हुई हैं। एसआरपी अक्सर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF और विश्व बैंक जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों द्वारा विकासशील देशों पर लगाया जाता है। आर्थिक नीतियों का समूह है जिसका उद्देश्य सरकारी खर्च को कम करना, राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों का निजीकरण करना और निर्यातोन्मुख विकास को बढ़ावा देना है। जबकि समर्थकों का तर्क है कि एसआरपी आर्थिक स्थिरीकरण और दीर्घकालिक विकास के लिए आवश्यक है, आलोचकों ने सामाजिक विकास पर उनके हानिकारक प्रभावों की ओर इशारा किया है। एसआरपी अक्सर मितव्ययिता उपायों, सामाजिक खर्च में कटौती और बेरोजगारी में वृद्धि, प्रभावित देशों के भीतर गरीबी और असमानता को बढ़ाने का कारण बनता है। सामाजिक विकास शिखर सम्मेलन ने विकासशील देशों की आवाज़ों को सैप के नकारात्मक सामाजिक परिणामों के बारे में चिंताएं उठाने और आर्थिक विकास के लिए वैकल्पिक दृष्टिकोण की वकालत करने के लिए एक मंच प्रदान किया। कम टैरिफ, व्यापार उदारीकरण और वैश्वीकरण की विशेषता वाली मुक्त व्यापार नीतियां भी सामाजिक विकास शिखर सम्मेलन में चर्चा का एक प्रमुख केंद्र थी। मुक्त व्यापार के समर्थकों का तर्क है कि यह आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है, दक्षता को बढ़ावा देता है और उपभोक्ता विकल्पों को बढ़ाता है। हालांकि आलोचकों ने विशेष रूप से विकासशील देशों में लाभों के असमान वितरण और कमजोर आबादी पर नकारात्मक प्रभाव पर प्रकाश डाला है। शिखर सम्मेलन ने मुक्त व्यापार नीतियों के सामाजिक निहितार्थों जैसे नौकरी विस्थापन, पर्यावरणीय गिरावट और सांस्कृतिक पहचान की हानि की जांच करने का अवसर प्रदान किया। विकासशील देशों ने विशेष रूप से वैश्विक अर्थव्यवस्था में हाशिए पर होने और सामाजिक समानता और समावेशी विकास को प्राथमिकता देने वाली नीतियों की आवश्यकता के बारे में चिंता व्यक्त की। सामाजिक विकास शिखर सम्मेलन पर विचार। 1995 का सामाजिक विकास शिखर सम्मेलन सामाजिक विकास और आर्थिक न्याय पर अंतर्राष्ट्रीय चर्चा में एक महत्वपूर्ण क्षण था। इसने वैश्विक स्तर पर गरीबी, असमानता और सामाजिक बहिष्कार को संबोधित करने के लिए रणनीतियों पर चर्चा और बहस करने के लिए सरकारों, नागरिक समाज संगठनों और जमीनी स्तर के आंदोलनों को एक साथ लाया। शिखर सम्मेलन की प्रमुख उपलब्धियों में से एक सामाजिक विकास और कार्रवाई कार्यक्रम पर कोपेनहेगन घोषणा को अपनाना था, जिसने सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देने और सभी के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए राष्ट्रों की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। घोषणा में सतत विकास के अभिन्न अंग के रूप में सामाजिक विकास के महत्व पर जोर दिया गया और आर्थिक विकास के लिए अधिक समावेशी और न्यायसंगत दृष्टिकोण का आह्वान किया गया। शिखर सम्मेलन ने हाशिए की आवाज़ों को सुनने और विकास पर वैकल्पिक दृष्टिकोण पर विचार करने के लिए एक मंच भी प्रदान किया। विकासशील देश, विशेष रूप से सामाजिक विकास पर एसआरपी और मुक्त व्यापार नीतियों के नकारात्मक प्रभाव के बारे में अपनी चिंताओं को व्यक्त करने और संकीर्ण आर्थिक हितों पर मानव कल्याण को प्राथमिकता देने वाली नीतियों की वकालत करने में सक्षम थे। हालांकि यह पहचानना आवश्यक है कि सामाजिक विकास शिखर सम्मेलन अपनी सीमाओं,
और आलोचनाओं से रहित नहीं था। कुछ लोगों ने तर्क दिया है कि शिखर सम्मेलन में की गई प्रतिबद्धताओं का पर्याप्त रूप से पालन नहीं किया गया और चर्चा की गई नीतियों और रणनीतियों ने गरीबी और असमानता के मूल कारणों को संबोधित नहीं किया। शिखर सम्मेलन के भीतर असमान शक्ति गतिशीलता के बारे में भी चिंताएं थीं। अमीर राष्ट्र अक्सर एजेंडे और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं पर हावी होते हैं। आगे बढ़ते हुए निष्कर्षता 1995 का सामाजिक विकास शिखर सम्मेलन गरीबी, असमानता और सामाजिक बहिष्कार को संबोधित करने के वैश्विक प्रयास में एक महत्वपूर्ण क्षण था। इसने सामाजिक विकास और आर्थिक न्याय के मुद्दों पर बातचीत और बहस के लिए एक मंच प्रदान किया और सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रों की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। हालांकि शिखर सम्मेलन ने एसएपी और मुक्त व्यापार नीतियों सहित गरीबी और असमानता के संरचनात्मक चालकों को संबोधित करने के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला। आगे बढ़ते हुए सरकारों, नागरिक समाज संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के लिए सामाजिक समानता, मानव कल्याण और पर्यावरणीय स्थिरता को प्राथमिकता देने वाली नीतियों और रणनीतियों को विकसित करने के लिए मिलकर काम करना आवश्यक है। सामाजिक विकास शिखर सम्मेलन जैसी पिछली पहलों की सफलताओं और कमियों से सीखकर हम सभी के लिए एक अधिक न्यायपूर्ण और न्यायसंगत दुनिया की दिशा में काम कर सकते हैं। लगभग 50 वर्षों तक टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौते (GATT) के सफल संचालन के बाद विश्व व्यापार संगठन WTO आधिकारिक तौर पर 1995 में शुरू हुआ। गट स्वयं व्यापार वार्ता के पहले के प्रयासों से उत्पन्न हुआ। यह संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 29 देशों को एक पर एक समझौते के माध्यम से टैरिफ कम करने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध से पहले के प्रयासों का पता लगाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद व्यापार के लिए एक वैश्विक संस्था के विचार ने जोर पकड़ लिया, जिसका नेतृत्व मुख्य रूप से अमेरिका और ब्रिटेन ने किया। इसके परिणामस्वरूप 1947 में गट की स्थापना हुई, जो शुरू में अस्थायी थी। योजना विश्व बैंक और IMF के साथ एक तीसरी संस्था बनाने की थी, जो विशेष रूप से व्यापार पर ध्यान केंद्रित करेगी। संयुक्त राष्ट्र के तहत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन ITO बनाने की बातचीत में 50 से अधिक देश शामिल थे। ITO चार्टर के मसौदे में न केवल व्यापार बल्कि रोजगार, कमोडिटी समझौते, व्यावसायिक प्रथाएं, निवेश और सेवाएं भी शामिल हैं। हालांकि इन वार्ताओं के समाप्त होने से पहले 23 देशों ने 1946 में स्वतंत्र रूप से टैरिफ कटौती पर बातचीत करने का निर्णय लिया। वे व्यापार नियमों और टैरिफ कटौती के एक सेट पर सहमत हुए, जिसे बाद में गट के रूप में जाना गया। यह समझौता जनवरी 1948 में प्रभावी हुआ, जबकि ITO के लिए चर्चा चल रही थी। ये 23 देश गट के संस्थापक सदस्य बने और भारत हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक था। 1948 में व्यापार और रोजगार पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में ITO चार्टर को अंतिम रूप देने के प्रयासों के बावजूद इसे कुछ राष्ट्रीय विधायिकाओं, विशेष रूप से अमेरिकी कांग्रेस के विरोध का सामना करना पड़ा, जिसे डर था कि इससे राष्ट्रीय संप्रभुता कमजोर हो जाएगी। परिणामस्वरूप ITO कभी साकार नहीं हो सका। गट जनवरी 1995 तक जारी रहा, जब 15 अप्रैल 1994 को मराकेश में हस्ताक्षरित उरुग्वे दौर के अंतिम अधिनियम के बाद विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई। WTO तब से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, निवेश, बौद्धिक संपदा अधिकारों और के लिए नियम स्थापित करने वाला एक शक्तिशाली वैश्विक संगठन बन गया है। सदस्य राष्ट्रों के लिए आर्थिक और सामाजिक एजेंडा। सदस्य देश WTO के नियमों और निर्णयों का पालन करने के लिए बाध्य हैं, जिसमें भारत भी शामिल है, जो इसका सदस्य भी है। इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के साथ आइए जानें कि WTO कैसे संचालित होता है और इसका दायरा क्या है। विश्व व्यापार संगठन
WTO एक वैश्विक संगठन है जो देशों के बीच व्यापार नियमों को संभालता है। इसका गठन व्यापार में सुधार और व्यापार मुद्दों को हल करने के लिए सदस्य देशों के बीच बातचीत के माध्यम से हुआ। इसका मुख्य काम सदस्य सरकारों के बीच व्यापार समझौतों पर बातचीत करना है। इन वार्ताओं के माध्यम से WTO देशों को व्यापार बाधाओं को कम करने और व्यापार को आसान बनाने में मदद करता है। अब आइए देखें कि WTO क्या करता है, इसके सिद्धांत और इसका दायरा क्या है। का कार्य WTO राष्ट्रों के बीच व्यापार के लिए नियम बनाता है। बातचीत के माध्यम से बनाए गए ये नियम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए कानूनी आधार बनाते हैं। वे अनुबंधों की तरह हैं, जो सरकारों को कुछ व्यापार नीतियों पर सहमत कराते हैं। हालांकि ये समझौते सरकारों द्वारा किए जाते हैं, इसका उद्देश्य व्यवसायों, उत्पादकों और निर्यातकों दोनों को अपना व्यापार संचालित करने में मदद करना है। साथ ही सरकारें अभी भी सामाजिक और पर्यावरणीय लक्ष्यों को पूरा कर सकती हैं। WTO व्यापार विवादों को निपटाने में भी मदद करता है। कभी-कभी समझौतों की व्याख्या को लेकर व्यापारिक साझेदारों के बीच असहमति उत्पन्न हो जाती है। ऐसे मामलों में WTO सहमत प्रक्रियाओं के अनुसार इन विवादों को हल करने के लिए एक तटस्थ तरीका प्रदान करता है। व्यापार प्रणाली के सिद्धांत। चूंकि WTO व्यापार नियम निर्धारित करता है, इसलिए यह कुछ सिद्धांतों का पालन करता है। ये सिद्धांत WTO समझौतों की नींव है। बिना भेदभाव के व्यापार। इस सिद्धांत के दो भाग हैं। सबसे पहले मोस्ट फेवर्ड नेशन MFN व्यवहार का मतलब है कि कोई भी देश एक व्यापारिक भागीदार के साथ दूसरे के प्रति पक्षपात नहीं कर सकता है। यदि एक देश को विशेष व्यवहार मिलता है, तो अन्य सभी WTO सदस्यों को भी वही व्यवहार मिलना चाहिए। दूसरा, राष्ट्रीय व्यवहार का अर्थ है कि आयातित और स्थानीय रूप से उत्पादित वस्तुओं के साथ बाजार में प्रवेश करने के बाद समान व्यवहार किया जाना चाहिए। यह सेवाओं, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और पेटेंट पर भी लागू होता है। WTO सभी को लाभ पहुंचाने के लिए धीरे धीरे बाजार खोलने में विश्वास करता है, लेकिन यह स्वीकार करता है कि इसके लिए समायोजन की आवश्यकता है। विकासशील देशों को अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए अधिक समय दिया जाता है। इसके अतिरिक्त WTO समझौते सदस्य सरकारों को स्थिर और पूर्वानुमानित व्यावसायिक वातावरण बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। खुली व्यापार नीति और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा। विश्व व्यापार संगठन WTO का मानना है कि हर देश, यहाँ तक कि सबसे गरीब देश के पास भी लोग, उद्योग, प्रकृति और धन जैसे संसाधन हैं, जिनका उपयोग स्थानीय और विदेशी दोनों बाजारों के लिए चीजें बनाने के लिए किया जा सकता है। वे यह भी सोचते हैं कि जब देशों में व्यापार नीतियां होती हैं जो वस्तुओं और सेवाओं को स्वतंत्र रूप से आने जाने देती हैं, तो यह प्रतिस्पर्धा को मजबूत बनाती है, नए विचारों को प्रोत्साहित करती है और सफलता की ओर ले जाती है। इसका मतलब यह है कि जब देश सर्वोत्तम डिजाइन के साथ सर्वोत्तम मूल्य पर सर्वोत्तम उत्पाद बनाते हैं, तो उन्हें अधिक पुरस्कार मिलते हैं। WTO का मानना है कि अगर देश उन चीजों को कम करते हैं जो व्यापार को कठिन बनाती हैं, जैसे आयात कर, कितना आयात किया जा सकता है इसकी सीमा, या कुछ आयातों पर प्रतिबंध, तो इससे व्यापार को अधिक आसानी से होने में मदद मिलती है। आर्थिक सुधारों को प्रोत्साहित करना। WTO चाहता है कि देश अपने व्यापार नियमों को और अधिक खुला बनाएं। WTO के अधिकांश सदस्य विकासशील देश या ऐसे देश हैं जो बाजार अर्थव्यवस्था की तरह बनते जा रहे हैं। ये सभी सदस्य एक निश्चित अवधि में अन्य देशों से अधिक व्यवसायों को अपने बाजारों में आने देने पर सहमत हुए हैं। हम इस समय सीमा के बारे में बाद में बात करेंगे। सेवाओं में व्यापार पर सामान्य समझौता। GATS अतीत में व्यापार समझौते ज्यादातर वस्तुओं पर केंद्रित होते थे, लेकिन अब उनमें बैंकिंग, दूरसंचार, मेल सेवाएं, पर्यटन,
परिवहन, कचरा निपटान, तेल और गैस उत्पादन और बिजली जैसी चीजें भी शामिल हैं। वे उन सेवाओं को भी कवर करते हैं जो लोगों के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए वास्तव में महत्वपूर्ण हैं, जैसे स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और स्वच्छ पानी। गेट्स की शुरुआत 1994 में व्यापार वार्ता के उरुग्वे दौर के हिस्से के रूप में हुई थी। इसे बॉटम अप समझौता कहा जाता है क्योंकि देश तय करते हैं कि वे किन क्षेत्रों को अधिक व्यापार के लिए खोलेंगे। गेट्स वार्ताकारों और डब्ल्यूटीओ का कहना है कि यह एक बहुत ही लचीला समझौता है और देश अधिक व्यापार के लिए कुछ क्षेत्रों को बंद रखने का विकल्प चुन सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि गेट्स में नियम अस्पष्ट हैं। उदाहरण के लिए, गेट्स का पहला भाग कहता है कि केवल सरकारी सेवाएं जो व्यवसायों की तरह नहीं चलती हैं या अन्य व्यवसायों के साथ प्रतिस्पर्धा में नहीं हैं, उन्हें गेट्स से बाहर रखा गया है। लेकिन स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और ऊर्जा जैसी कई सरकारी सेवाओं में सार्वजनिक और निजी दोनों भाग शामिल होते हैं, इसलिए वे अभी भी गेट्स नियमों से प्रभावित हो सकते हैं। इसका मतलब यह है कि डब्ल्यूटीओ नियमों का पालन नहीं करने पर इन सेवाओं को चुनौती दी जा सकती है। स्रोत: www.citizen.org। डब्ल्यूटीओ समझौते में 3 मुख्य क्षेत्र शामिल हैं: सामान, सेवाएं और बौद्धिक संपदा। बहुपक्षीय व्यापार समझौते के उरुग्वे दौर, जिसने डब्ल्यूटीओ के लिए आधार तैयार किया, में ये 3 व्यापक व्यापार समझौते शामिल हैं। टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता (GATT), जो निम्नलिखित से संबंधित है। कृषि उत्पादों के लिए स्वास्थ्य नियम (SPS), कपड़ा और वस्त्र, उत्पाद मानक, निवेश के उपाय, डंपिंग रोधी उपाय, सीमा शुल्क उल्लंघन के तरीके, शिपमेंट पूर्व निरीक्षण, उत्पत्ति के नियम, आयात लाइसेंसिंग, सब्सिडी और जवाबी उपाय, सुरक्षा। सेवाओं में व्यापार पर सामान्य समझौता (GATS), जो संबोधित करता है प्राकृतिक व्यक्तियों का संचलन, वायु परिवहन, वित्तीय सेवाएं, शिपिंग, दूरसंचार, बौद्धिक संपदा अधिकार (TRIP) के व्यापार संबंधित पहलू, जिसमें शामिल हैं कॉपीराइट और संबंधित अधिकार, ट्रेडमार्क, भौगोलिक संकेत, औद्योगिक डिजाइन, पेटेंट, लेआउट डिजाइन, व्यापार रहस्यों सहित अज्ञात जानकारी। बॉक्स 23.1 गैट का क्या हुआ? डब्ल्यूटीओ ने एक वैश्विक संगठन के रूप में गट से कार्यभार संभाला, लेकिन गट अभी भी डब्ल्यूटीओ की छत्रछाया में माल के व्यापार के लिए प्राथमिक संधि के रूप में मौजूद है, जिसे उरुग्वे दौर में वार्ता के बाद अद्यतन किया गया। व्यापार विशेषज्ञ GATT 1994 अद्यतन भागों और GATT 1947 मूल समझौते के बीच अंतर करते हैं, जो GATT 1994 का मूल है। टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौते GATT। आइए गट के कुछ पहलुओं के बारे में संक्षेप में बात करते हैं। कृषि। GATT में कृषि एक महत्वपूर्ण विषय है, जिस पर व्यापक चर्चा और बहस छिड़ गई है। इस समझौते के तहत देश आयात कोटा और सब्सिडी जैसे उपायों का उपयोग कर सकते हैं। डब्ल्यूटीओ के अनुसार लक्ष्य क्षेत्र के व्यापार में सुधार करना और नीतियों को अधिक बाजारोन्मुख बनाना, आयात करने वाले और निर्यात करने वाले दोनों देशों के लिए पूर्वानुमान और सुरक्षा को बढ़ाना है। कृषि पर समझौते में बाजार पहुंच, घरेलू समर्थन और निर्यात सब्सिडी शामिल है। सरकारें ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं का समर्थन कर सकती हैं, लेकिन आदर्श रूप से ऐसी नीतियों के साथ जो कम व्यापार विकृति पैदा करती हैं। वे समय के साथ प्रतिबद्धताओं को भी अनुकूलित कर सकते हैं। विकासशील देशों के पास विकसित देशों की तुलना में
कम कठोर आवश्यकताएं हैं और दायित्वों को पूरा करने के लिए अधिक समय है। अल्प विकसित देशों की आवश्यकताएं बिल्कुल कम हैं। घरेलू समर्थन कीमतों या सब्सिडी वाले उत्पादन के खिलाफ तर्कों में अतिउत्पादन, आयात को कम करना, निर्यात सब्सिडी और विश्व बाजारों में कम कीमतों पर माल डंप करना शामिल है। इसलिए विकसित देश 1995 से 6 वर्षों में कृषि समर्थन कीमतों में 20% की कटौती करने पर सहमत हुए, जबकि विकासशील देश 10 वर्षों में 13% की कटौती करने पर सहमत हुए। विकसित देशों ने निर्यात सब्सिडी के मूल्य को 6 वर्षों में 36% और विकासशील देशों को 10 वर्षों में 24% कम करने का भी वादा किया। विकसित देशों के लिए सब्सिडी वाले निर्यात की गुणवत्ता 6 वर्षों में 21% और विकासशील देशों के लिए 10 वर्षों में 14% कम हो जाएगी। बी, स्वास्थ्य मानक और सुरक्षा। गट के एक अन्य महत्वपूर्ण हिस्से में मानव, पशु या पौधे के जीवन या स्वास्थ्य की रक्षा के लिए मानकों और सुरक्षा को बनाए रखना शामिल है। यह तब तक महत्वपूर्ण है जब तक यह अनुचित भेदभाव या छिपा हुआ संरक्षणवाद नहीं है। सदस्य सरकारों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन करना चाहिए। हालांकि डब्ल्यूटीओ देशों को उच्च मानक निर्धारित करने की अनुमति देता है यदि वे वैज्ञानिक रूप से उचित हैं, तो उन्हें अलग-अलग मानक रखने की अनुमति मिलती है। सी, कपड़ा व्यापार गट का एक मुश्किल हिस्सा रहा है। उरुग्वे दौर से पहले इसे द्विपक्षीय सौदों या निर्धारित कोटा के साथ एकतरफा कार्रवाइयों के माध्यम से प्रबंधित किया जाता था। कोटा के साथ देश अपने बाजारों में कपड़ा आयात को सीमित कर सकते हैं, लेकिन जनवरी 2005 तक कपड़ा और परिधान पर डब्ल्यूटीओ के समझौते के साथ इस क्षेत्र को कोटा प्रणाली को समाप्त करने और आयातक देशों द्वारा निर्यातकों के साथ अनुचित व्यवहार को रोकने के लिए गट नियमों का पालन करना पड़ा। चिंतन और क्रिया 23.2। गट के अंतर्गत व्यापार के प्रमुख पहलू क्या शामिल हैं? इस व्यापार में शामिल मार्गदर्शक सिद्धांत क्या हैं? शीर्षक: अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की नींव की खोज, गट का एक व्यापक विश्लेषण। परिचय: टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता (GATT) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की आधारशिलाओं में से एक है, जो 1947 में अपनी स्थापना के बाद से वैश्विक आर्थिक परिदृश्य को आकार दे रहा है। इग्नू के एक छात्र के रूप में, जिसे चिंतन और कार्रवाई 23.2 का काम सौंपा गया है, इस पर गहराई से विचार करना जरूरी है। गट के अंतर्गत शामिल व्यापार के प्रमुख पहलू और इस महत्वपूर्ण समझौते को रेखांकित करने वाले मार्गदर्शक सिद्धांत। यह निबंध इन घटकों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करेगा, गट के जटिल तंत्र और वैश्विक वाणिज्य पर इसके स्थायी प्रभाव को स्पष्ट करेगा। गट के अंतर्गत शामिल व्यापार के प्रमुख पहलू। टैरिफ में कमी और उन्मूलन। गट के प्राथमिक उद्देश्यों में से एक टैरिफ में कमी और उन्मूलन है, जिसका लक्ष्य सीमाओं के पार माल के प्रवाह को सुविधाजनक बनाना है। टैरिफ आयातित वस्तुओं पर कर होने के कारण अक्सर विदेशी उत्पादों की लागत बढ़ाकर व्यापार में बाधा उत्पन्न करते हैं। गट ने टैरिफ दरों को कम करने के लिए सदस्य देशों के बीच बातचीत को बढ़ावा देकर इस मुद्दे को हल करने की मांग की, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अधिक आर्थिक एकीकरण और दक्षता को बढ़ावा मिले। गैरभेदभाव सिद्धांत। गट दो मुख्य अवधारणाओं के माध्यम से गैरभेदभाव के सिद्धांत का प्रतीक है: सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र (MFN), उपचार और राष्ट्रीय उपचार। MFN सिद्धांत यह निर्धारित करता है कि एक सदस्य देश को दिया गया कोई भी लाभ, उपकार, विशेषाधिकार या प्रतिरक्षा अन्य सभी सदस्य देशों तक विस्तारित की जानी चाहिए। यह व्यापारिक साझेदारों के बीच समान व्यवहार सुनिश्चित करता है, भेदभावपूर्ण प्रथाओं को रोकता है जो व्यापार प्रवाह को विकृत कर सकते हैं। दूसरी ओर,
नेशनल ट्रीटमेंट यह आदेश देता है कि आयातित और घरेलू स्तर पर उत्पादित वस्तुओं के साथ बाजार में प्रवेश करने के बाद समान व्यवहार किया जाए, जिससे आयात की तुलना में घरेलू उत्पादों का पक्ष लेने वाले भेदभावपूर्ण उपायों पर रोक लगाई जा सके। व्यापार उदारीकरण, गट टैरिफ, कोटा और अन्य प्रतिबंधात्मक उपायों सहित व्यापार में बाधाओं को हटाने की वकालत करके व्यापार उदारीकरण को बढ़ावा देता है। एक खुले और प्रतिस्पर्धी व्यापारिक माहौल को बढ़ावा देकर गट का लक्ष्य आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना, उपभोक्ता कल्याण को बढ़ाना और तुलनात्मक लाभ के आधार पर विशेषज्ञता को बढ़ावा देना है। गट के तहत व्यापार उदारीकरण से संसाधन आवंटन में दक्षता बढ़ी है, व्यवसायों के लिए बाजार पहुंच का विस्तार हुआ है और उपभोक्ताओं के पास अधिक विकल्प उपलब्ध हुए हैं। विवाद निपटान तंत्र, गट ने गट प्रावधानों की व्याख्या और अनुप्रयोग के संबंध में सदस्य देशों के बीच विवादों को संबोधित करने के लिए एक विवाद निपटान तंत्र की स्थापना की। विवाद निपटान प्रक्रिया पार्टियों को परामर्श, मध्यस्थता और निर्णय के माध्यम से अपने मतभेदों को हल करने के लिए एक मंच प्रदान करती है। यह तंत्र गट नियमों की अखंडता को बनाए रखने में मदद करता है और व्यापार दायित्वों का अनुपालन सुनिश्चित करता है, जिससे एक स्थिर और पूर्वानुमानित व्यापारिक वातावरण को बढ़ावा मिलता है। अपवाद और सुरक्षा उपाय, जबकि गट उदारीकृत व्यापार को बढ़ावा देता है, यह राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण जैसी विशिष्ट चिंताओं को दूर करने के लिए कुछ अपवादों और सुरक्षा उपायों की आवश्यकता को भी पहचानता है। गट सदस्य देशों को कुछ परिस्थितियों में मुक्त व्यापार के सामान्य सिद्धांतों से भटकने वाले उपायों को लागू करने की अनुमति देता है, बशर्ते कि ऐसे उपाय उचित हों और अन्य सदस्यों के खिलाफ मनमाना या अनुचित भेदभाव न करें। गट में शामिल मार्गदर्शक सिद्धांत। पारस्परिकता, पारस्परिकता गट वार्ता के केंद्र में है, जिसमें सदस्य देश अपने व्यापारिक भागीदारों से समान रियायतों के बदले में व्यापार बाधाओं को कम करने पर सहमत होते हैं। पारस्परिकता का यह सिद्धांत राष्ट्रों के बीच सहयोग और पारस्परिक लाभ की भावना को बढ़ावा देता है, देशों को व्यापार उदारीकरण प्रयासों में शामिल होने और पारस्परिक रूप से लाभप्रद समझौतों तक पहुंचने के लिए प्रोत्साहित करता है। पारदर्शिता, गट व्यापार नीतियों और प्रथाओं में पारदर्शिता पर जोर देता है, जिसके लिए सदस्य देशों को अपने व्यापार संबंधी उपायों के बारे में एक दूसरे को सूचित करने और किसी भी चिंता या विवाद को संबोधित करने के लिए नियमित परामर्श में शामिल होने की आवश्यकता होती है। पारदर्शिता व्यापार प्रणाली में पूर्वानुमान और आत्मविश्वास को बढ़ाती है, जिससे व्यवसायों को सूचित निर्णय लेने की अनुमति मिलती है और सरकारों को गट दायित्वों के अनुपालन की प्रभावी ढंग से निगरानी करने की अनुमति मिलती है। प्रगतिशील उदारीकरण, गट व्यापार के प्रगतिशील उदारीकरण की वकालत करता है, यह मानते हुए कि घरेलू उद्योगों को समायोजित करने और प्रतिस्पर्धी बने रहने की अनुमति देने के लिए व्यापार बाधाओं को धीरे धीरे खत्म करने की आवश्यकता हो सकती है। वार्ता के क्रमिक दौर के माध्यम से गट टैरिफ और व्यापार में अन्य बाधाओं में वृद्धिशील कटौती हासिल करना चाहता है, जिससे समय के साथ गहन आर्थिक एकीकरण और वैश्विक बाजारों का विस्तार हो सके। लचीलापन, गट सदस्य देशों को अपने व्यापार दायित्वों का पालन करते हुए अपने घरेलू नीति उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए लचीलापन प्रदान करता है। यह लचीलापन देशों को उन व्यापार उपायों को लागू करने की अनुमति देता है जो उनकी विकासात्मक प्राथमिकताओं के अनुरूप हैं, बशर्ते कि ऐसे उपायों का उपयोग संरक्षणवाद या अन्य सदस्यों के खिलाफ भेदभाव के साधन के रूप में नहीं किया जाता है। बहुपक्षवाद का पालन, बहुपक्षवाद गट की नींव बनाता है, जो आम चुनौतियों का समाधान करने और वैश्विक आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए सदस्य देशों के बीच सामूहिक कार्रवाई और सहयोग के महत्व पर जोर देता है। गट राष्ट्रों के विविध समूह के बीच बातचीत और विवाद समाधान के लिए एक मंच प्रदान करके बहुपक्षवाद के सिद्धांत का प्रतीक है,
जिससे समावेशी और नियमाधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधों को बढ़ावा मिलता है। निष्कर्ष। अंत में, टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौता (GATT) उदारीकृत और नियमाधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से व्यापार संबंधित पहलुओं की एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल करता है। टैरिफ में कटौती और गैर भेदभाव से लेकर विवाद निपटान और अपवादों तक गट उन मूलभूत सिद्धांतों का प्रतीक है जिन्होंने आधुनिक वैश्विक व्यापार प्रणाली को आकार दिया है। पारस्परिकता, पारदर्शिता और प्रगतिशील उदारीकरण जैसे मार्गदर्शक सिद्धांतों का पालन करके गट ने आर्थिक विकास, बाजार पहुंच में वृद्धि और राष्ट्रों के बीच सहयोग को बढ़ावा दिया है। इग्नू के एक छात्र के रूप में यह विश्लेषण गट की बहुमुखी प्रकृति और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की गतिशीलता पर इसके स्थायी प्रभाव को समझने के महत्व को रेखांकित करता है। 23.6 सेवाओं में व्यापार पर सामान्य समझौता (GATS) गेट्स उरुग्वे दौर के दौरान बनाया गया था जब दुनिया भर में सेवा अर्थव्यवस्था फल-फूल रही थी। हम गेट्स और इसके महत्वपूर्ण भागों के बारे में बात करेंगे। इसमें क्या शामिल है, इसके नियम और इसके सिद्धांत। ए. कवरेज। गेट्स एक देश के भीतर व्यापार की जाने वाली सभी सेवाओं को कवर करता है। उदाहरण के लिए बैंकिंग, दूरसंचार, पर्यटन और पेशेवर सेवाएं। इसे 4 तरीकों से विभाजित किया गया है जिसमें सेवाओं का व्यापार किया जाता है। एक देश से दूसरे देश में जाने वाली सेवा, जैसे अंतर्राष्ट्रीय फोन कॉल, जिसे सीमा पार आपूर्ति या WTO के शब्दों में मोड 1 कहा जाता है। दूसरे देश में सेवा, जैसे पर्यटन, का उपयोग करने वाले लोग या कंपनियां, जिन्हें विदेश में उपभोग, मोड 2 इंच कहा जाता है। एक विदेशी कंपनी जो किसी अन्य देश में सेवाएं प्रदान करने के लिए शाखाएं स्थापित कर रही है, जैसे कि विदेशी बैंक किसी नए देश में स्थापित कर रहे हैं, जिसे व्यावसायिक उपस्थिति, मोड 3 इंच कहा जाता है। अपने देश से दूसरे देश में सेवाएं प्रदान करने के लिए जाने वाले व्यक्ति, जैसे फैशन मॉडल या सलाहकार, जिसे प्राकृतिक व्यक्तियों की उपस्थिति, मोड 4 इंच कहा जाता है। गैट्स का सिद्धांत। इन सेवाओं में व्यापार कुछ नियमों का पालन करते हैं। मैं GATS में मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रीटमेंट MFN प्रमुख है। इसका अर्थ है WTO के सभी सदस्यों के सेवा प्रदाताओं को समान अवसर देना। लेकिन व्यापारिक साझेदारों के साथ देशों के पहले से ही तरजीही समझौतों का सम्मान करने के लिए 10 साल, जनवरी 1995 से शुरू के लिए एक अस्थायी अपवाद था। द्वितीय, GATS सभी WTO सदस्यों के लिए बाजार पहुंच और राष्ट्रीय व्यवहार के लिए प्रतिबद्ध है। WTO के अनुसार ये प्रतिबद्धताएं इन क्षेत्रों में विदेशी सेवा प्रदाताओं और निवेशकों के लिए गारंटीकृत शर्तों की तरह हैं। सरकारी सेवाएं, जिनका व्यावसायिक रूप से व्यापार नहीं किया जाता, गेट्स प्रतिबद्धताओं का हिस्सा नहीं है। बॉक्स 23.2 गेट्स में निजीकरण के लिए विभिन्न शब्दों का उपयोग करना। गेट्स के लिए सरकारों को सेवाओं या उद्योगों का निजीकरण करने की आवश्यकता नहीं है। दरअसल, गेट्स में निजीकरण शब्द का उल्लेख ही नहीं है। गेट्स सरकारी या निजी एकाधिकार को भी प्रतिबंधित नहीं करता है। WTO 2001। 3. सरकारों को सेवाओं से संबंधित सभी कानूनों और नियमों को सार्वजनिक करना चाहिए। उन्हें सेवाओं के नियमों में किसी भी बदलाव के बारे में WTO को भी बताना होगा। 4. GATS का कहना है कि सदस्य सरकारों को मानक, कीमतें, सुरक्षा नियम आदि निर्धारित करते समय बिना किसी पूर्वाग्रह के सेवाओं को निष्पक्ष रूप से विनियमित करना चाहिए। जब अन्य देशों की योग्यताओं को मान्यता देने की बात आती है, जैसे सेवा प्रदाताओं को लाइसेंस देना या प्रमाणित करना, तो यह अनुचित नहीं होना चाहिए। 6.
गेट्स का लक्ष्य बातचीत के माध्यम से सेवा क्षेत्र को क्रमिक रूप से खोलना है। WTO 2001 बॉक्स 23.3 में यह ध्यान देने योग्य है कि प्रदान किया गया संदर्भ GATS सेवाओं में व्यापार पर सामान्य समझौता के तहत शिक्षा की आपूर्ति के तरीके से संबंधित है और यह कोडिंग या सॉफ्टवेयर विकास से संबंधित नहीं लगता है। यदि आप संदर्भ के बारे में पूछना चाहते हैं तो मुझे इसे समझाने में मदद करने में खुशी होगी। यह संदर्भ गेट्स ढांचे के तहत शिक्षा सेवाओं की आपूर्ति के 4 तरीकों का वर्णन करता प्रतीत होता है। सीमा पार आपूर्ति। इस मोड में शिक्षा सेवाओं का प्रावधान शामिल है जहां सेवा सीमा पार करती है, लेकिन उपभोक्ता भौतिक रूप से सीमा पार नहीं करता है। उदाहरणों में दूरस्थ शिक्षा, ई-लर्निंग और आभासी विश्वविद्यालय शामिल हैं। विदेश में उपभोग। इस मोड में शिक्षा सेवा प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता, छात्र को आपूर्तिकर्ता, शिक्षा प्रदाता के देश में ले जाना शामिल है। व्यावसायिक उपस्थिति। इस विधा में शिक्षा सेवाएं प्रदान करने के लिए दूसरे देश में व्यावसायिक सुविधाओं की स्थापना शामिल है। उदाहरणों में स्थानीय शाखा या उपग्रह परिसर, जुड़वां भागीदारी और स्थानीय संस्थानों के साथ फ्रेंचाइजिंग व्यवस्था शामिल है। प्राकृतिक व्यक्तियों की उपस्थिति। इस मोड में शिक्षा सेवाएं प्रदान करने के लिए अस्थायी आधार पर व्यक्तियों, प्रोफेसरों, शिक्षकों, शोधकर्ताओं को दूसरे देश में ले जाना शामिल है। बॉक्स 23.4 में संदर्भ सेवाओं में व्यापार पर सामान्य समझौते GATS के तहत शिक्षा सेवाओं की आपूर्ति के 4 तरीकों का वर्णन करता है। गेट्स विश्व व्यापार संगठन WTO की एक संधि है जिसका उद्देश्य सेवाओं में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विस्तार करना है। गेट्स के अंतर्गत शिक्षा सेवाओं की आपूर्ति के 4 तरीके हैं। सीमा पार आपूर्ति। इस मोड में शिक्षा सेवाओं का प्रावधान शामिल है जहां सेवा सीमा पार करती है, लेकिन उपभोक्ता भौतिक रूप से सीमा पार नहीं करता है। उदाहरणों में दूरस्थ शिक्षा, ई-लर्निंग और आभासी विश्वविद्यालय शामिल हैं। विदेश में उपभोग। इस मोड में शिक्षा सेवा प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता, छात्र को आपूर्तिकर्ता, शिक्षा प्रदाता के देश में ले जाना शामिल है। व्यावसायिक उपस्थिति। इस विधा में शिक्षा सेवाएं प्रदान करने के लिए दूसरे देश में व्यावसायिक सुविधाओं की स्थापना शामिल है। उदाहरणों में स्थानीय शाखा या उपग्रह परिसर, जुड़वां भागीदारी और स्थानीय संस्थानों के साथ फ्रेंचाइजिंग व्यवस्था शामिल है। प्राकृतिक व्यक्तियों की उपस्थिति। इस मोड में शिक्षा सेवाएं प्रदान करने के लिए अस्थायी आधार पर व्यक्तियों, प्रोफेसरों, शिक्षकों, शोधकर्ताओं को दूसरे देश में ले जाना शामिल है। यह संदर्भ शिक्षा सेवा बाजार की क्षमता पर भी प्रकाश डालता है, विशेष रूप से नई सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों ICT और इंटरनेट के संदर्भ में। इसमें कहा गया है कि हालांकि शिक्षा सेवाओं का बाजार वर्तमान में अपेक्षाकृत छोटा है, इसमें विकास की काफी संभावनाएं हैं, खासकर सीमा पार आपूर्ति और वाणिज्यिक उपस्थिति मोड में। हालांकि संदर्भ यह भी बताता है कि गेट्स में शिक्षा सेवाओं को शामिल करना विवादास्पद रहा है, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि यह विदेशी निवेश पर अंतर्राष्ट्रीय नियम निर्धारित करता है और सार्वजनिक हित में शिक्षा सेवाओं को विनियमित करने की सरकारों की क्षमता को संभावित रूप से सीमित कर सकता है। कुल मिलाकर यह संदर्भ गेट्स के तहत शिक्षा सेवाओं की आपूर्ति के तरीकों का एक उपयोगी अवलोकन प्रदान करता है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौतों में शिक्षा सेवाओं को शामिल करने के आसपास के कुछ प्रमुख मुद्दों और बहसों पर प्रकाश डालता है। 23.7 बौद्धिक संपदा अधिकार TRIP के व्यापार संबंधी पहलू। अनुसंधान, नवाचार, आविष्कार और उन्नत प्रौद्योगिकी के उपयोग से आने वाले विचार और ज्ञान व्यापार के लिए महत्वपूर्ण हैं। विश्व व्यापार संगठन WTO के पास बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलू TRIP नामक एक समझौता है।
इसका लक्ष्य रचनाकारों को दूसरों को उनके आविष्कारों, डिजाइनों या रचनाओं का उपयोग करने से रोकने और जब अन्य लोग उनका उपयोग करना चाहते हैं तो भुगतान पर बातचीत करने का अधिकार देना है। बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित विवादों का निपटारा कुछ बुनियादी सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है। राष्ट्रीय व्यवहार, इसका अर्थ है अपने नागरिकों और विदेशियों के साथ समान व्यवहार करना। मोस्ट फेवर्ड नेशन का मतलब है सभी देशों के साथ समान व्यवहार करना। ट्रिप्स का यह भी कहना है कि बौद्धिक संपदा की रक्षा के लिए तकनीकी नवाचार और प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बौद्धिक संपदा अधिकार, TRIP में बौद्धिक संपदा की सुरक्षा के लिए विस्तृत नियम है। यह रचनाकारों के कॉपीराइट की सुरक्षा करता है। उदाहरण के लिए, कंप्यूटर प्रोग्राम को साहित्यिक कार्यों के रूप में संरक्षित किया जाता है। ध्वनि रिकॉर्डिंग, फिल्मों और कलाकारों को भी अपने काम के अनधिकृत उपयोग को रोकने का अधिकार है। सेवा चिन्ह ट्रेडमार्क के रूप में सुरक्षित है और प्रसिद्ध ट्रेडमार्क को अतिरिक्त सुरक्षा मिलती है। पेटेंट संरक्षण समझौते के अनुसार आविष्कारों को कम से कम 20 वर्षों तक पेटेंट द्वारा संरक्षित किया जाना चाहिए। पेटेंट प्रौद्योगिकी के लगभग सभी क्षेत्रों में उत्पादों और प्रक्रियाओं को कवर करते हैं। हालांकि यदि आविष्कार का व्यावसायिक उपयोग सार्वजनिक व्यवस्था या नैतिकता को नुकसान पहुंचाएगा तो सरकारें पेटेंट जारी करने से इनकार कर सकती हैं। पौधों के लिए यह कहा जाता है कि पौधों की किस्मों को संरक्षित किया जाना चाहिए और उनका पेटेंट कराया जा सकता है। पेटेंट मालिकों के पास अपने आविष्कारों के उपयोग और सुरक्षा के विशिष्ट अधिकार हैं। हालांकि सरकारें प्रतिस्पर्धियों को लाइसेंस के तहत उत्पाद बनाने की अनुमति दे सकती हैं, यदि यह पेटेंट धारक के हितों की रक्षा करता है। दवा के लिए पेटेंट संरक्षण कभी-कभी विकासशील देशों में गरीब लोगों को इसे प्राप्त करने से रोकता है। 2001 में दोहा मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में 2016 तक कम विकसित देशों के लिए छूट पर सहमति व्यक्त की गई थी। विकासशील देश सौदे के हिस्से के रूप में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण चाहते हैं, जहां वे बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा करते हैं। ट्रिप्स समझौते में कहा गया है कि विकसित देशों को अपनी कंपनियों को अल्प विकसित देशों में प्रौद्योगिकी स्थानांतरित करने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए। जब 1995 में WTO समझौते शुरू हुए, तो विकसित देशों के पास अपने कानूनों को ट्रिप्स के साथ संरेखित करने के लिए 1 वर्ष का समय था। फार्मास्यूटिकल पेटेंट के लिए विकासशील देशों को 5 साल और सबसे कम विकसित देशों को 11 साल का समय दिया गया, जिसे 2016 तक बढ़ाया गया। यदि कोई विकासशील देश 1995 में पेटेंट के साथ किसी तकनीक की रक्षा नहीं करता है, तो उसके पास ऐसा करने के लिए 10 साल तक का समय है। लेकिन दवाओं और कृषि रसायनों के लिए पेटेंट के लिए संक्रमण अवधि के दौरान आवेदन किया जा सकता है, विशेष अधिकारों के साथ 5 साल तक या पेटेंट दिए जाने तक। बॉक्स 23.6 कम कीमत वाले आयात से निपटना। जब कोई देश किसी उत्पाद को अपने घरेलू उत्पाद से कम कीमत पर विदेश में बेचता है, तो इसे डंपिंग कहा जाता है। व्यापार को सुचारू रूप से चलाने के लिए आयात पर टैरिफ या कर निर्धारित करना और उन्हें सभी देशों में उचित रूप से लागू करना महत्वपूर्ण है। गठ देशों को डंपिंग के विरुद्ध कार्रवाई करने की अनुमति देता है। एंटी डंपिंग समझौता देशों को किसी विशिष्ट व्यापारिक साझेदार का पक्ष लिए बिना कार्रवाई करने की सुविधा देता है। आम तौर पर इसका मतलब किसी निश्चित देश के उत्पाद की कीमत को उचित बनाने या स्थानीय उद्योग को नुकसान से बचाने के लिए उस पर अतिरिक्त कर लगाना है। 23.8 व्यापार विस्तार से उत्पन्न चिंताएं, विकासशील देशों पर ध्यान। अगले भाग में हम बात करेंगे कि WTO के समझौते विकासशील देशों की विकास संबंधी चिंताओं को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि जब सेवाओं को अधिक प्रतिस्पर्धा के लिए खोला जाता है, तो कीमतें गिरती हैं,
नवाचार बढ़ता है, प्रौद्योगिकी का प्रसार होता है, नौकरियां पैदा होती हैं और व्यापार और निवेश अधिक पूर्वानुमानित और पारदर्शी हो जाते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यापार के उदारीकरण को सामाजिक, विकासात्मक और निष्पक्षता लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी सहायक माना जाता है। कोपेनहेगन में 1995 के सामाजिक विकास शिखर सम्मेलन में इस बात पर जोर दिया गया कि सामाजिक प्रगति आर्थिक स्थिति से जुड़ी हुई है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि गट और गेट्स जैसे समझौतों का उद्देश्य निष्पक्षता और सामाजिक मुद्दों के संबंध में सार्वजनिक नीतियों के साथ बाजार की शक्तियों को संतुलित करना है। लेकिन इस बात को लेकर चिंताएं हैं कि क्या प्रतिस्पर्धी माहौल में निष्पक्षता, हाशिए पर पड़े लोगों की मदद और देशों की अपने सामाजिक लक्ष्यों को आगे बढ़ाने की क्षमता जैसे महत्वपूर्ण मामलों पर पर्याप्त ध्यान दिया जाएगा। यह स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में विशेष रूप से सच है, जहां बाजार अक्सर विफल होते हैं और सरकारें सेवाएं प्रदान करने के लिए आगे आती हैं। सामाजिक सेवाओं में बाजार की शक्तियों की भागीदारी की कमी से ये मुद्दे और भी बदतर हो सकते हैं। आइए इनमें से कुछ चिंताओं पर अधिक विस्तार से विचार करें। WTO सभी सदस्य देशों को एक निर्धारित समय सीमा के भीतर समान मानकों, नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करने की आवश्यकता पर बल देता है। विकासशील देशों को अपने मानदंडों और नीतियों को समायोजित करने के लिए विकसित देशों की तुलना में अधिक समय मिलता है। हालांकि एकरूपता के लिए यह प्रयास कभी-कभी देशों के अद्वितीय आर्थिक पैटर्न और स्थानीय जरूरतों को नजरअंदाज कर देता है। कुछ मामलों में एकरूपता की मुहिम ने विकासशील देशों की आर्थिक स्वतंत्रता और राजनीतिक संप्रभुता को खत्म कर दिया है। गेट्स समझौता सरकार के सभी स्तरों पर लागू होता है, राष्ट्रीय, राज्य, प्रांतीय, स्थानीय और नगरपालिका। कुछ लोगों को चिंता है कि गेट्स राज्य की संप्रभुता को नष्ट कर सकता है, राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा कर सकता है और सार्वभौमिक सेवाएं प्रदान करने के दायित्वों की अवहेलना कर सकता है। ऐसी चिंताएं हैं कि WTO समझौते, जो पश्चिमी शक्तियों से काफी प्रभावित हैं, मुख्य रूप से विकसित देशों, विशेषकर उत्तरी अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हितों की रक्षा करते हैं। आलोचकों का तर्क है कि विकासशील और अल्प विकसित देशों के संप्रभु राज्यों की तुलना में बहुराष्ट्रीय निगमों का व्यापार वार्ता में अधिक प्रभाव है। विकसित देश लॉबी का दबाव विकासशील और अल्प विकसित देशों को अपने सेवा क्षेत्रों को व्यापार के लिए खोलने के लिए मजबूर कर सकता है, जिससे संभावित रूप से बहुराष्ट्रीय निगमों को घरेलू सेवाओं पर हावी होने की इजाजत मिल सकती है। यह निष्पक्षता सुनिश्चित करने, सार्वभौमिक सेवाएं प्रदान करने और उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए सरकारों के प्रयासों को कमजोर कर सकता है। विश्व व्यापार संगठन WTO ने बाजार में प्रतिस्पर्धा ला दी है, लेकिन इसमें शामिल सभी लोगों के लिए यह उचित नहीं है। जो देश अभी भी विकसित हो रहे हैं, विशेषकर जिनके पास बुनियादी ढांचे और निवेश जैसे कम संसाधन हैं, उन्हें सामंजस्य की प्रक्रिया में अधिक संघर्ष करना पड़ेगा। इससे उनके लिए प्रतिस्पर्धी बाजारों में प्रवेश करना कठिन हो जाता है। इसके अलावा श्रम और पर्यावरण मानकों के बारे में सख्त नियम हैं, जो इन देशों के लिए व्यापार करना कठिन बनाते हैं। दुर्भाग्य से ये नियम अक्सर बेरोजगारी, गरीबी और अशिक्षा की समस्याओं को नजरअंदाज कर देते हैं, जो इन जगहों पर आम हैं। सेवाओं में व्यापार पर सामान्य समझौते GATS पर बातचीत करते समय विकसित देशों को अधिकतर लाभ होता है, जबकि अन्य को उतना लाभ नहीं होता है। इस स्थिति में सभी देश समान स्तर पर नहीं हैं, खासकर जब सेवाएं प्रदान करने की बात आती है। कुछ आलोचकों का तर्क है कि मौजूदा नियम विकसित देशों के पक्ष में हैं, खासकर श्रम गतिशीलता की तुलना में पूंजी गतिशीलता के मामले में। इससे बातचीत के दौरान दोनों पक्षों के बीच शक्ति और प्रभाव में बड़ा अंतर दिखता है। यह ध्यान दिया गया है कि गेट्स विकासशील देशों की निर्यात आवश्यकताओं पर पूरी तरह से विचार नहीं करता है, विशेष रूप से सीमाओं के पार श्रमिकों की आवाजाही के संबंध में,
मोड 4 के प्रति प्रतिबद्धताएं मुख्य रूप से अधिकारियों और प्रबंधकों जैसे उच्च स्तरीय सेवा प्रदाताओं के पक्ष में हैं, जो अक्सर व्यवसाय संचालन से जुड़े होते हैं। विदेशी निवेश के संबंध में अधिक उदार प्रतिबद्धताओं के साथ श्रम और पूंजी गतिशीलता के बीच प्रतिबद्धताओं में एक बड़ा अंतर है। प्रतिबद्धताओं में यह असमानता यही कारण है कि कई देश जीएटीएस को श्रम आधारित सेवाओं में अपने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए फायदेमंद नहीं मानते हैं, इसे विकसित देशों के पक्ष में देखते हैं। अधिक जानकारी के लिए चंद 2002 देखें। परिवहन, दूरसंचार और पर्यटन जैसे पारंपरिक क्षेत्रों के साथ साथ आईसीटी, पर्यावरण और शैक्षिक सेवाओं जैसे नए क्षेत्रों को कवर करने वाला सेवा क्षेत्र तेजी से विश्व स्तर पर विस्तार कर रहा है। यूके और यूएसए जैसे विकसित देशों में यह सकल घरेलू उत्पाद का 72% से अधिक बनाता है, जबकि भारत जैसे विकासशील देशों में यह 52% है। यह क्षेत्र भी समान अनुपात में कार्यबल को रोजगार देता है। सेवा क्षेत्र के व्यापार और निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। वैश्विक वार्षिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई स्टॉक में सेवा क्षेत्र का हिस्सा 40% और दुनिया भर में वार्षिक एफडीआई प्रवाह का 50% है। विकासशील और अल्प विकसित देशों की तुलना में विकसित देशों की सेवा क्षेत्र में एफडीआई में हिस्सेदारी कहीं अधिक है। सेवाओं में व्यापार उदारीकरण पर जोर उरुग्वे दौर में शुरू हुआ, मुख्यतः विकसित देशों में सेवा क्षेत्र लॉबी के दबाव के कारण था। इसके अतिरिक्त वाणिज्यिक उपस्थिति आपूर्ति के तरीकों में से एक होने के कारण जीएटीएस विकसित देशों के वाणिज्यिक हितों के लिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के माध्यम से विकासशील देश सेवा बाजारों, विशेष रूप से बैंकिंग और दूरसंचार जैसे क्षेत्रों में प्रवेश करने के साधन के रूप में काम कर सकता है। आज के वैश्विक परिदृश्य में विशेषज्ञों का मानना है कि विकासशील देशों में सेवाओं को निर्यात करने की महत्वपूर्ण क्षमता है, खासकर निर्माण, इंजीनियरिंग, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में। यह क्षमता कुशल और प्रचुर श्रम की उपस्थिति से उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए, भारत सॉफ्टवेयर सेवाओं का एक प्रमुख निर्यातक बन गया है और उसके पास सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों में अच्छी तरह से प्रशिक्षित कार्यबल है। इस बात को लेकर अनिश्चितताएं हैं कि कौन सी सेवाएं सेवाओं में व्यापार पर सामान्य समझौते जीएटीएस के दायरे में आती हैं। कुछ लोगों का तर्क है कि सरकारों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं समझौते में शामिल नहीं हैं, जबकि अन्य का कहना है कि गैर व्यावसायिक या गैर प्रतिस्पर्धी सेवाओं को छूट है। कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निजी और सार्वजनिक सेवा प्रदाताओं के सहअस्तित्व को देखते हुए व्याख्याएं व्यापक रूप से भिन्न होती हैं। गेट्स ने सब्सिडी और सरकारी खरीद नीतियों जैसे मुद्दों पर सीमाएं लगा दी हैं। आलोचकों का दावा है कि ये प्रतिबंध सेवाओं की लागत, उपलब्धता और उचित वितरण पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। चिंतन और क्रिया 23.4 अपने समाज के हाशिए पर रहने वाले समूहों की सामाजिक आर्थिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए गेट्स की आलोचना लिखें। शीर्षक: सीमांत समूहों की सामाजिक आर्थिक आवश्यकताओं के मद्देनजर गेट्स की आलोचना। परिचय: विश्व व्यापार संगठन WTO का एक महत्वपूर्ण घटक, सेवाओं में व्यापार पर सामान्य समझौता गेट्स, सेवाओं में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने के इरादे से स्थापित किया गया था। हालांकि समाज के भीतर हाशिए पर रहने वाले समूहों पर गेट्स का प्रभाव काफी बहस का विषय रहा है। इस आलोचना में मेरा लक्ष्य स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और दूरसंचार जैसे विभिन्न क्षेत्रों पर इसके प्रभाव पर विचार करते हुए भारत में हाशिए पर रहने वाले समूहों की सामाजिक आर्थिक आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य से गेट्स का विश्लेषण करना है। गेट्स को समझना। गेट्स 1995 में तैयार किया गया, जिसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच सेवा क्षेत्र में उदारीकरण और विनियमन को बढ़ावा देना था। यह मोस्ट फेवर्ड नेशन MFN के सिद्धांत पर काम करता है।
यह सुनिश्चित करता है कि एक सदस्य राष्ट्र को दिया गया कोई भी लाभ सभी सदस्य देशों तक बढ़ाया जाए। इसके अतिरिक्त गेट्स राष्ट्रीय उपचार की अवधारणा को नियोजित करता है, जिसके लिए सदस्य देशों को घरेलू प्रदाताओं के समान विदेशी सेवा प्रदाताओं के साथ व्यवहार करने की आवश्यकता होती है। हालांकि इस समझौते का उद्देश्य सीमाओं के पार सेवाओं के मुक्त प्रवाह को सुविधाजनक बनाकर आर्थिक वृद्धि और विकास को बढ़ावा देना है, लेकिन हाशिए पर रहने वाले समुदायों पर इसका प्रभाव प्रासंगिक चिंताएं पैदा करता है। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र। गेट्स से प्रभावित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र है। निजीकरण और उदारीकरण पर समझौते का जोर स्वास्थ्य देखभाल असमानताओं को बढ़ा सकता है, खासकर हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए जो अक्सर सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं पर निर्भर रहते हैं। GATS के तहत निजीकरण से स्वास्थ्य सेवा का व्यावसायीकरण हो सकता है, जिससे यह हाशिए पर रहने वाले समूहों के लिए दुर्गम और अप्राप्य हो जाएगा। इसके अलावा GATS के भीतर कड़े बौद्धिक संपदा अधिकार IPR प्रावधान आवश्यक दवाओं तक पहुंच में बाधा डाल सकते हैं, जिससे कमजोर आबादी हाशिए पर चली जाएगी जो महंगी पेटेंट दवाओं को खरीदने में सक्षम नहीं है। शिक्षा क्षेत्र। इसी प्रकार शिक्षा क्षेत्र को गेट्स के तहत चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, विशेष रूप से शिक्षा सेवाओं के व्यावसायीकरण और निजीकरण के संबंध में। जबकि समर्थकों का तर्क है कि गेट्स विदेशी शिक्षा प्रदाताओं के प्रवेश को सुविधाजनक बनाकर शिक्षा तक पहुंच को बढ़ावा देता है, आलोचकों का तर्क है कि यह सभी के लिए समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने में राज्य की भूमिका को कमजोर करता है। शिक्षा का निजीकरण शैक्षिक असमानताओं को बढ़ा सकता है, क्योंकि हाशिए पर रहने वाले समुदायों के पास अक्सर किफ़ायती निजी शैक्षणिक संस्थानों तक पहुंच नहीं होती है। इसके अलावा शिक्षा पर व्यापार नियमों को लागू करने से शैक्षिक उद्देश्यों पर लाभ कमाने को प्राथमिकता दी जा सकती है, जिससे हाशिए पर रहने वाले समूहों की सामाजिक-आर्थिक जरूरतों से समझौता हो सकता है। दूरसंचार क्षेत्र। दूरसंचार क्षेत्र में गेट्स ने विदेशी दूरसंचार कंपनियों के प्रवेश की सुविधा प्रदान की है, जिससे स्पष्ट रूप से प्रतिस्पर्धा और दक्षता को बढ़ावा मिला है। हालांकि उदारीकरण का लाभ हाशिए पर रहने वाले समुदायों तक नहीं पहुंच सकता है, जो अक्सर दूरसंचार बुनियादी ढांचे तक सीमित पहुंच वाले दूरदराज या ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। इसके अलावा दूरसंचार सेवाओं के निजीकरण से उपभोक्ताओं के लिए लागत में वृद्धि हो सकती है, जिससे आर्थिक रूप से वंचित समूह हाशिए पर चले जाएंगे जो सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण के लिए सस्ती संचार सेवाओं पर निर्भर हैं। स्वदेशी समुदायों पर प्रभाव। पहले से ही हाशिए पर और आर्थिक रूप से वंचित स्वदेशी समुदायों को गेट्स के तहत अद्वितीय चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उदारीकरण और निजीकरण पर समझौते का जोर स्वदेशी भूमि और संसाधनों पर अतिक्रमण कर सकता है, जिससे उनके सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकार कमजोर हो सकते हैं। उदाहरण के लिए GATS के तहत सेवा प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए स्वदेशी क्षेत्रों में निष्कर्षण उद्योगों के विस्तार से भूमि क्षरण, विस्थापन और पारंपरिक आजीविका का नुकसान हो सकता है, जिससे स्वदेशी समुदायों के बीच गरीबी और हाशिए पर जाना बढ़ सकता है। नीति सिफारिशों। गेट्स के ढांचे के भीतर हाशिए पर मौजूद समूहों की सामाजिक-आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए कई नीतिगत सिफारिशों पर विचार किया जा सकता है। सार्वजनिक सेवाओं की सुरक्षा। सरकारों को हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा जैसी आवश्यक सेवाओं को विनियमित करने और प्रदान करने की स्वायत्तता बरकरार रखनी चाहिए। सामाजिक-आर्थिक अधिकारों को पूरा करने के लिए व्यावसायिक हितों पर सार्वजनिक सेवाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। नियामक लचीलेपन को बढ़ावा देना। गेट्स प्रतिबद्धताओं को लागू करने में लचीलापन सरकारों को हाशिए पर मौजूद समूहों के हितों की रक्षा करने में सक्षम बना सकता है।
विकासशील देशों की विकासात्मक आवश्यकताओं और नीतिगत उद्देश्यों को समायोजित करने के लिए विशेष और विभेदक उपचार प्रावधानों को विकासशील देशों तक बढ़ाया जाना चाहिए। पारदर्शिता और भागीदारी बढ़ाना। गेट्स से संबंधित निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में हाशिए पर रहने वाले समुदायों की सार्थक भागीदारी यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि उनकी सामाजिक आर्थिक जरूरतों को पर्याप्त रूप से संबोधित किया जाए। पारदर्शी बातचीत और परामर्श व्यापार समझौतों में विविध दृष्टिकोण और हितों को शामिल करने की सुविधा प्रदान कर सकते हैं। सतत विकास को बढ़ावा देना। समावेशी विकास और गरीबी में कमी को बढ़ावा देने के लिए गेट्स को सतत विकास लक्ष्यों के साथ जोड़ा जाना चाहिए। नीतियों को हाशिए पर रहने वाले समुदायों की भलाई को प्राथमिकता देनी चाहिए और पर्यावरण और सामाजिक स्थिरता की रक्षा करनी चाहिए। निष्कर्ष में, जबकि गेट्स का उद्देश्य सेवाओं में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना है, भारत में हाशिए पर रहने वाले समूहों पर इसका प्रभाव स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, दूरसंचार और स्वदेशी समुदायों के अधिकारों के संबंध में महत्वपूर्ण चिंताएं पैदा करता है। GATS के ढांचे के भीतर हाशिए पर मौजूद समूहों की सामाजिक आर्थिक जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो समान पहुंच, नियामक लचीलेपन और सतत विकास को प्राथमिकता दे। सार्वजनिक सेवाओं की सुरक्षा करके, नियामक लचीलेपन को बढ़ावा देकर, पारदर्शिता और भागीदारी को बढ़ाकर और सतत विकास को बढ़ावा देकर, नीति निर्माता हाशिए पर रहने वाले समुदायों पर GATS के प्रतिकूल प्रभावों को कम कर सकते हैं और समावेशी सामाजिक आर्थिक विकास को आगे बढ़ा सकते हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए निहितार्थ। गेट्स सामाजिक विकास को प्रभावित करता है, विशेषकर स्वास्थ्य और शिक्षा को। स्वास्थ्य। विकासशील देशों में सरकारें स्वास्थ्य देखभाल में बहुत अधिक शामिल हैं, क्योंकि यह एक प्रमुख सामाजिक चिंता का विषय है। इस क्षेत्र को उदार बनाने के अपने फायदे और नुकसान हैं। उदाहरण के लिए, टेलीमेडिसिन जैसी सीमा पार स्वास्थ्य सेवाएं दूरदराज की आबादी की मदद कर सकती हैं, लेकिन डिजिटल अंतराल के कारण सभी तक नहीं पहुंच पाती हैं। देश स्वास्थ्य सेवाओं का निर्यात करके पैसा कमा सकते हैं, लेकिन इससे विदेशी बाजारों के लिए गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित हो सकता है और स्थानीय लोगों के लिए गुणवत्ता कम हो सकती है। स्वास्थ्य सेवा में विदेशी कंपनियों को अनुमति देने से पैसा, नौकरियां आ सकती हैं और सरकारी बोझ कम हो सकता है, लेकिन इसके लिए बहुत अधिक विदेशी निवेश की आवश्यकता है। इससे बेहतर वेतन वाली नौकरियों के लिए बेहतर डॉक्टर सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा छोड़ सकते हैं। पेशेवरों को देशों के बीच जाने की अनुमति देने से घर में पैसा वापस आ सकता है और कौशल में सुधार हो सकता है, लेकिन इससे स्रोत देशों में कमी भी बढ़ सकती है। उदाहरण के लिए, कई स्वास्थ्यकर्मी दक्षिण अफ्रीका छोड़ देते हैं, जिससे प्रशिक्षण और संसाधनों का नुकसान होता है। शिक्षा। उच्च शिक्षा में व्यावसायीकरण और विदेशी भागीदारी बढ़ी है। गेट्स शिक्षा को स्वास्थ्य सेवा की तरह ही प्रभावित करता है। यह निगमों को अधिकार देता है और सरकारी विनियमन को सीमित करता है। आलोचकों का तर्क है कि यह निगमों को बिना जवाबदेही के देशों और लोगों को प्रभावित करने देता है। वे सोच और उपभोक्ता की पसंद को आकार देने वाले निगमों से डरते हैं। निगमों ने अविनियमित शिक्षा क्षेत्र में अवसरों पर ध्यान दिया है। 1996 में अमेरिका ने $8.2 बिलियन की शिक्षा और प्रशिक्षण सेवाओं का निर्यात किया, जिसके परिणामस्वरूप लगभग $7 बिलियन का व्यापार अधिशेष हुआ। सेवा उद्योगों के गठबंधन CSI ने WTO के सिएटल दौर के लिए अपने मुख्य लक्ष्य बताए हैं। सुनिश्चित करें कि अमेरिकी कंपनियां विदेशी बाजारों में परिचालन स्थापित कर सकें और इन निवेशों पर पूर्ण स्वामित्व रखें। सुनिश्चित करें कि अमेरिकी कंपनियों को राष्ट्रीय व्यवहार मिले, जिससे विदेशी निवेशकों को घरेलू कंपनियों के समान अधिकार मिले। नियमों को पर्याप्त, सुसंगत
पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए नियामक सुधार को बढ़ावा देना। सीमा पार व्यापार में आने वाली बाधाओं को दूर करें। लोगों और व्यावसायिक जानकारी के मुक्त आवागमन में आने वाली बाधाओं को दूर करें। आईसीटी की उल्लेखनीय वृद्धि के साथ शिक्षा के व्यावसायीकरण के नए तरीके सामने आए हैं। इसने ऐसी प्रक्रियाओं को जन्म दिया है जो शैक्षिक मानकों को मानकीकृत करती हैं, शैक्षिक संस्थानों की विशिष्टता को कम करती हैं और सांस्कृतिक फोकस और शैक्षिक विषयों को कम करती है। कॉरपोरेट नियंत्रित शिक्षा शैक्षणिक संस्थानों की स्थिरता को खतरे में डालती है क्योंकि वे विलय और उच्च दाम वाले निवेश के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं। शिक्षा की अवधारणा में ही बदलाव की उम्मीद है, जिसमें सच्चाई की तलाश पर कॉरपोरेट हितों को प्राथमिकता दी जाएगी। फ्रेज और ओसुलिवन 2003। विशेषकर विकासशील देशों में शिक्षा को एक सामाजिक सरोकार के रूप में देखा जाता है। सरकारें राष्ट्रीय लक्ष्यों को पूरा करने के लिए शिक्षा पर सब्सिडी देती हैं। हालांकि सब्सिडी वाली शिक्षा मुक्त व्यापार में बाधा डाल सकती है, इसलिए सरकारें गेट्स के माध्यम से शिक्षा पर नियंत्रण कम करना चाहती हैं। इससे निजी कंपनियां पर्याप्त निरीक्षण के बिना मान्यता प्राप्त डिप्लोमा जारी कर सकती हैं। ऐसी चिंताएं हैं कि शिक्षा महत्वपूर्ण जांच और लोकतांत्रिक लक्ष्यों को बढ़ावा देने के बजाय तेजी से कॉरपोरेट प्रशिक्षण मैदान के रूप में काम कर सकती है। वहीं ऐसी धारणा है कि गेट्स वार्ता औद्योगिक हितों का पक्ष ले सकती है और विकसित और विकासशील देशों के बीच असमान सौदेबाजी की शक्ति पैदा कर सकती है। शैक्षणिक संस्थानों और उनकी सेवाओं को राष्ट्रीय और सामाजिक सेवाओं के रूप में देखा जाता है, जो ज्ञान का प्रसार करने, ज्ञान पैदा करने और राष्ट्र निर्माण के लिए समुदाय की सेवा करने में शामिल हैं। विदेशी संस्थानों की उपस्थिति शिक्षा को एक वस्तु मानकर और बाजार की मांगों को पूरा करने के लिए इसकी सामग्री में बदलाव करके इन भूमिकाओं को कमजोर कर सकती है। गिल 2003। 23.10 निष्कर्ष। इस अनुभाग में आपने सामाजिक प्रगति, वैश्वीकरण और व्यापार समझौतों के बीच संबंध के बारे में सीखा है। हमारी चर्चा से यह स्पष्ट है कि विकासशील देशों से संबंधित कई मुद्दे हैं, विशेषकर उनकी संप्रभुता और अद्वितीय संस्कृतियों से संबंधित। इस बात की चिंता है कि बहुराष्ट्रीय निगमों का डब्ल्यूटीओ पर बहुत अधिक प्रभाव है, जो चिंताओं को बढ़ाता है। विकासशील देशों की कई सामाजिक और राजनीतिक जिम्मेदारियां हैं। इस बात को लेकर अनिश्चितता है कि क्या इन सभी जिम्मेदारियों को डब्ल्यूटीओ के नियमों के तहत पूरा किया जा सकता है। ऐसा लगता है कि हमें अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए डब्ल्यूटीओ के कार्यों पर बारीकी से नजर रखने की जरूरत है।